ई कॉमर्स देखते हैं और फिर हम वेबसाइट के हवाले से कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है। और ई कॉमर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये वो बिजनेस कहा जाता है आसान अल्फाज में जो हम जिसे हम कर रहे होते हैं वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन। अब इस बिज़नेस की टाइप में हमारे पास हम ये कहते हैं कि जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथिंग है, सर्विसेज हैं, तो वो सारी चीज़ें। और इसको आसान अल्फाज में हम कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जैसे हमने कहा कि सारा काम हमारी वेबसाइट के ज़रिए हो रहा है, प्रोडक्ट अपलोड करने से प्रोडक्ट सेल होने तक और पेमेंट आने तक। तो ये इस वक्त कोविड-19 के बाद और ज़्यादा इसमें हो गया काम, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो ऑनलाइन ही आ गई है अब चीज़ों के लिए। तो अगर हम छोटी सी हिस्ट्री पे आ जाएं तो कोई ये 40 इयर्स हो चुके हैं इस बिज़नेस को ऑनलाइन होते हुए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती गई। बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में नहीं थी, वो आउट ऑफ ट्रेंड जो चीज़ें थी वो हट गई, जो इस दौर के हिसाब से मैच नहीं होती हैं। तो ये हर साल हर कुछ महीने बाद इस बिज़नेस में और इसकी प्रोडक्ट और इसके पेमेंट में चेंजेस आती रहती हैं। तो पहला जो हम कहें कि हमने कहा कोई 40 इयर्स से तकरीबन हो गया इस बिज़नेस को होते हुए। तो सबसे पहले जो ऑर्डर आया वो 1970 के करीब रिसीव ऑर्डर हुआ, जो कि वेबसाइट के ज़रिए हुआ। ये वैल्यू एडेड नेटवर्क कुछ वेबसाइट्स हुआ करती थी, यूँ समझें जिससे हम लिंक शेयर हुआ करते थे। और एक लोकल बिजनेस होता था जो कि नॉर्थ अमेरिका में किया जाता था, ये सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे ये था कि एक छोटा सा नेटवर्क था जिसमें प्रोडक्ट सेल हुआ करती थी और वहीं के पेमेंट मेथड में ये रिसीव और सेंड हुआ करती थी, डिलीवर हुआ करती थी। तो इसमें काम, क्योंकि स्टार्टअप था इस बिजनेस का, पता नहीं था दुनिया को कि ये एक वक्त आएगा, ऐसा हो जाएगा कि आप एक दुनिया के कोने से दूसरी दुनिया के कोने में आप अपने जो प्रोडक्ट है वो रिसीव भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो बहुत पुराना है, हम आगे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, इसको आप चाहें तो खुद भी सर्च कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स बिजनेस में आपको चाहिए होते हैं, मतलब अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस करने का सोचता है इस दौर में, तो उसको कौन कौन से प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं जिसपे वो सेल कर सकता है। नंबर 1 है B2B। ये बिजनेस टू बिजनेस होता है, कंपनी टू कंपनी। यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट सेल की जाती हैं जो कि आम यूज़र के लिए नहीं होती। वो जो यूज़र होता है वो बिजनेस यूज़र होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं कि कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा कोई प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बल्क में ली जाए, तो बिजनेस टू बिजनेस जो हम कहते हैं कंपनी टू कंपनी। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में वेबसाइट काम कर रही हैं वो है B2C की, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। और ये सिंगल प्रोडक्ट भी सेल होती हैं। हम ऑनलाइन बैठे बैठे एक मोबाइल चार्जर मंगवा लेते हैं, एक हैंड फ्री मंगवा लेते हैं, और बहुत सारे शूज़ हैं, ज्वेलरी है, वॉचेस हैं, कपड़े हैं, और लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ऑनलाइन करते हैं ऑर्डर एज अ इंडिविजुअल। उसके बाद आ जाते हैं तो C2C, ये कस्टमर टू कस्टमर होता है, मतलब इसमें बेचने वाला भी कस्टमर होता है और ख़रीदने वाला भी कस्टमर होता है। C2B, कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस थोड़ा सा अगर हम आ जाएं तो एज अ इंडिविजुअल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास कोई 300 या 1000 के करीब कुछ शर्ट्स पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन की, और मैं किसी कंपनी को टारगेट करके वो सेल करना चाहता हूँ, या इवन के मेरे पास ऐसा मटेरियल मौजूद है जो कि शूज़ में, वॉचेस में इस्तेमाल होगा,
तो मैं C2B भी काम कर सकता हूँ, यानी कि कस्टमर डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है बिजनेस को। उसके बाद बिजनेस टू एम्प्लॉय है। ये ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें हम ये कहते हैं कि हायरिंग वगैरह के हवाले से होता है, कि इसमें थोड़ा सा फ्रीलांसिंग भी आ जाता है, जैसे हम कहते हैं वर्क एट होम भी है। उसके बाद B2G है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। वो बिजनेस जो आप अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ करें या आप अपनी फेडरल गवर्नमेंट के साथ करें। जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है गवर्नमेंट की, तो उसमें आपका काम है, कहीं डेवलपमेंट है, कहीं इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम करते हैं। और इसके बाद अगर हम आए तो B2B की, जैसे हमने बात की कि बिजनेस टू बिजनेस है, जिसमें मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये कंपनी टू कंपनी होगा। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी एक ऐसा केमिकल बनाती है जो कि पेंट में इस्तेमाल होता है, तो मैं अब टारगेट करूँगा नेल्सन को, ICI को और ऐसी बड़ी कंपनीज को जो कि पेंट वगैरह बनाती हैं। तो ये B2B हो गया। तो B2B भी इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है और 1960 से ये चलता है। जैसे हमने कहा कि इसका काम तो शुरू हो गया था तकरीबन 30-40 साल पहले ही, और उसके बाद ये B2C में गया। तो सबसे पहले B2B और फिर B2C मार्केट में आया। B2C है जिसको हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। चाहे हम फेसबुक से कुछ चीज़ें प्रोडक्ट कर रहे हैं एज अ कस्टमर, हम वेबसाइट से कर रहे हो लाइक दराज, AliExpress, Amazon। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे डायरेक्ट कस्टमर आता है और वो अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। तो ये B2C था। C2C, कस्टमर टू कस्टमर, ये क्लासिफाइड एड्स हो गए हैं। मतलब लाइक OLX जैसे एग्जांपल है। C2C की मैंने अपना एक मोबाइल सेल करना है, मैंने अपना एक DSLR, मैंने अपना फर्नीचर, मैंने अपना TV, ये कोई भी आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप ऐसी वेबसाइट पे अपना ऐड लगा देते हैं जो कि बेचने वाला भी कस्टमर होता है, और वहाँ से आपको जो कॉल करेगा या मैसेज करेगा तो वो भी कस्टमर है। तो ये सबसे आसान एग्जांपल है C2C की, जिसमें कोई कंपनी अपना ऐड नहीं लगा रही है, ना अपना प्रोडक्ट लगा रही है, ना कोई उनका पेमेंट मेथड है। तो कस्टमर्स का आपस में रिलेशन बनता है और फिर वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कराते हैं या कैश पे सेल कर रहे होते हैं। तो ये C2C प्लेटफॉर्म है। कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस में हम आ जाएं तो जैसे इसमें जॉब स्पेस वेबसाइट है, तो मैं कस्टमर हूँ, मुझे किसी कंपनी के साथ मिलकर कुछ चीज़ें करनी हैं, जॉब करनी है, या ऐसी कोई चीज़ें जो आप समझते हैं कि मैं इस कंपनी के साथ मिल बैठ के काम कर सकता हूँ, तो कस्टमर टू बिजनेस ये हासिल कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपके पास आइडिया है जिसमें आपके पास कस्टमर टू बिजनेस आ सकता है, तो ज़रूर उसमें शेयर करें हम। इसमें पूरी दुनिया में इस किस्म की वेबसाइट्स मौजूद होती हैं जो कि C2B पे काम कर रही होती हैं, तादाद में कम होती हैं, पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हमने कहा naukri.com, आपके rozy.pk, ये सारी चीज़ें। बिजनेस टू एम्प्लॉय, मैंने इसमें एग्जांपल शुरू में भी दी थी कि ये वो बिजनेस वेबसाइट्स हैं या वो साइट्स जिस पे आप एम्प्लॉय को हायरिंग करते हैं। इसमें हमने कहा जैसे आपके पास फ्रीलांसर है, अपवर्क है और इस किस्म की वेबसाइट जहाँ पे आप बिजनेस टू एम्प्लॉय को पे जा रहे होते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि B2E है, बिजनेस टू एम्प्लॉय, कि आप डायरेक्ट हायरिंग ना करें बल्कि अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉय को एक टर्म एंड कंडीशन, एक एग्रीमेंट के ज़रिए, एक ख़ास
टाइम पीरियड के लिए काम करें, जिसमें हम कहते हैं कि वर्क एट होम एग्जाम्पल पॉपुलर है इसकी। तो अगर हम B2E की बात कर रहे हैं तो ये कॉर्पोरेट पे भी है, लोकल बिजनेस में भी है, तो होम बेस भी है, ये सारी चीज़ें इसमें। स्टॉक है, जैसे आजकल एक चीज़ है कि आप क्रिप्टो करेंसी देख रहे होते हैं और उसमें इन्वेंट्री है और ट्रेडिंग वेबसाइट है, तो वो भी B2E हो रही होती हैं। बिजनेस टू जी, जैसे हमने कहा कि ये गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के चल रहे हैं, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट हो, आपकी सूबाई हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन में काम कर सकते हैं, और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके एग्रीकल्चर हैं। आप ये समझते हैं कि आप किस चीज़ में आप गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं और उनसे बिजनेस ले सकते हैं, तो ये B2G का भी है, तो गवर्नमेंट के लिए। तो हाउ टू मेक ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो ये तो बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त ई-कॉमर्स बिजनेस है, और मंथली बिलियंस के करीब जो है वो इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, सर्चिंग करते हैं, प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अभी जो इस वर्कशॉप का सेकंड सेक्शन है उसमें भी हम ये देखेंगे कि वेबसाइट के लिए हमें करना क्या होगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं सेल कर सकता हूँ, और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे मैं वो डिस्प्ले करूँ और अपनी ऑडियंस को टारगेट करके अर्न कर सकूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। डोमेन मीन्स एक आईडी, एक नाम, जैसे हमने कहा दराज.pk है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, अमेज़ॉन है, ये सारे क्या हैं, ये नाम है जिन्हें हम डोमेन नेम कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, जो कि मेरी एक साइट की आइडेंटिटी होगी, और उसके बाद मुझे एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी, यानी कि जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को बिल्ड करूँगा या क्रिएट करूँगा। वो मेरे पास कोई भी रिसोर्स हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई हमारे पास CMS बेस्ड, जैसे हम वेबसाइट बनाने के टूल्स कहते हैं, तो वो हो सकता है, जैसे ओपनकार्ट है, मजेंटो है, वर्डप्रेस है, विक्स है, और या कस्टम वेबसाइट जैसे हम कोडिंग में कहते हैं। तो ये पॉपुलर हैं CMS, जो कि वर्डप्रेस जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद आपके पास शॉपिफाई है, उसके बाद ओपनकार्ट है, मजेंटो है। ये वो टूल हैं जिन पे आप अपनी वेबसाइट, अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। डायमेंशन क्या है ई-कॉमर्स के, तो मार्केट प्लेस, फिर वेंडर, इनबाउंड वेंडर और एफिलिएट, उसके बाद सेल्फ सेंटर और सेल्फ मेंटेन। ये दो ब्रांचेस में चीज़ों को डिवाइड किया जा रहा है। अब आपका बिजनेस है, आपने मार्केट की प्लेस ली कि मुझे किस मार्केट में, मिसाल के तौर पे मैंने कहा मुझे कराची में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो जो मेरी हेल्प कर सकता है वो कौन कौन हो सकता है। अगर मैं वेंडर की बात करूं तो मैं वेंडर बेस्ड बिजनेस करूंगा, यानी कि मैं किसी को प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, वो मेरी आगे प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो ये वेंडर बेस्ड हो गया। मैं जिस तरह सेल करने के लिए भी वेंडर हायर कर सकता हूँ और परचेज करने के लिए भी वेंडर हायर कर सकता हूँ। अब वो वेंडर क्या करेगा, अच्छा वेंडर मेरा एक किस्म का अमेज़ॉन भी हो सकता है और दराज भी हो सकता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, एफिलिएट कर लेते हैं हम अपने स्टोर को दराज या अमेज़ॉन या अली एक्सप्रेस के साथ, तो वहाँ से जो सेल हो रही होती है उसका परसेंटेज हमें मिल रहा होता है। तो एक तो ये है कि मैं एफिलिएट हो जाऊँ किसी स्टोर के साथ, दूसरा ये कि मैं इनबाउंड वेंडर इस्तेमाल करूँ, वो जो मेरी मार्केटिंग करें और मार्केटिंग करके मेरी सेल लें और मुझे कमीशन दें या मैं उन्हें कमीशन दूँ। सेकंड है, सब काम खुद करना है, सेल्फ सेंटर, सेल्फ मेंटेन, हर चीज़ आपने खुद करनी है। ये भी 50-50 है।
बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि वो दराज और अमेज़ॉन या अली एक्सप्रेस के साथ एफिलिएट हो जाएं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करें वहाँ पे, क्योंकि उनके पास ट्रैफिक ज़्यादा है। तो वो है आपके पास तो अमेज़ॉन अब आपकी मार्केटिंग करने के लिए खुद भी आपको प्लान दे रहा होता है कि अगर आप अपने स्टोर की, अपनी प्रोडक्ट की और सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन्हें मार्केटिंग का बजट दें, वो आपको सेल आपकी बढ़ा के देंगे। तो सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि इसमें फिर हर काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाए तो ई कॉमर्स का जो और बहुत सारी चीज़ों में है, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, और ख़ास तौर पे जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे होते हैं तो ये ना हो कि हमारे स्टोर पे किसी ने ऑर्डर दिया है और ऑर्डर उसको 1 महीने बाद मिल रहा है, तो ये ना हो। कस्टमर है, कस्टमर आपको टारगेट करेगा आपके ई कॉमर्स स्टोर पे जाके, पेमेंट मेथड से जो है वो पेमेंट करेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, बैंक अकाउंट से आपके वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट निकलेगी और शिपिंग होती हुई वो कस्टमर के पास आ जाती है। एग्जाम्पल छोटी सी दे देता हूँ, मैंने अमेज़ॉन पे कोई ऑर्डर करा, तो मुझे ऑर्डर करने के लिए अपना डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ेगा नंबर, तो वो मेरे बैंक से डिटेक्ट होके अमेज़ॉन के अकाउंट में आएंगे। फिर वहाँ से वो जो वेंडर है जो वो चीज़ पहुँचाएगा मुझ तक, वो अपने वेयर हाउस से उस प्रोडक्ट को लेगा और शिपिंग कर देगा, और शिपिंग करने के बाद वो मेरे पास आएगी। तो ये पूरी चेन है जो एक सर्कल घूमता है, जिसे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी एक स्टेप डिले होता है या वो वर्क नहीं कर रहा होता तो कस्टमर का ट्रस्ट चला जाएगा और वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट रखनी होती है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट जा रही हैं हमारे स्टोर से, वो टाइमली हमारे कस्टमर को डिलीवर हो जाए और क्वालिटी हो प्रोडक्ट की। ये ना हो जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लोगों का ऑनलाइन का, वो कहते हैं कि दिखाया कुछ जाता है और दिया कुछ और जाता है, तो वो वाली चीज़ ना हो। तो ये एक पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसको अपने सिस्टम को बेहतर रखें और अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाते जाएं। अब आप अपनी वेबसाइट, क्योंकि जब हम कोई ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो जाहिर बात है उसको कोई देखता तो है नहीं, तो उसको लोगों तक दिखाने के लिए हम या तो सर्च इंजन मार्केटिंग करें, जैसे हम कहते हैं गूगल एडवर्ड, हम गूगल को पैसे दें और हम ये कहें कि गूगल हमारे ऐड को ऊपर दिखाए। जैसे हम अक्सर गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो कोई भी सर्च लिंक से पहले हमें AD दिखाता है, यानी कि वो पेड मार्केटिंग है। तो हम गूगल को पैसे दे के अपनी वेबसाइट को ऊपर ला सकते हैं, सेल बढ़ा सकते हैं। ऐसा हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर वगैरह वगैरह है। वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आए। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम ये कहते हैं कि हम फेसबुक, लिंक्डइन और दूसरे ऐसे टूल्स को पेमेंट दें और वो हमारा ऐड लोगों को दिखाए, जिस तरह हम अक्सर फेसबुक पे देख रहे होते हैं, तो वो हमारे ऐड को डिस्प्ले करें और उससे हमें बिजनेस मिल सके। कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, गैस पोस्टिंग कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनके ज़रिए हमारी वेबसाइट रैंक होगी, हमारा स्टोर ऊपर आएगा, डेली के हमारे विजिटर बढ़ेंगे तो हमारी सेल भी बढ़ेगी। उसके बाद ऑनलाइन लीड कैसे कर सकते हैं मज़ीद ई कॉमर्स के लिए? आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस इतने अच्छे बना सकते हैं जो वेबसाइट के पेजेस हैं। अपना कंटेंट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो ये शेयर करें, जैसे अक्सर आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं कि वीडियो एड्स चल रहे होते हैं, और मुख्तलिफ वेबसाइट पे अपने एडवर्टाइजमेंट लगाएं, नोटिफिकेशन दें लोगों को। पे पर क्लिक के मेथड को यूज़ करें, जिस तरह गूगल एडवर्ड काम कर रहा होता है उसी तरीके से बिंग भी है, याहू भी है, जो पैसे लेके आपके ऐड को दिखाते हैं ऊपर। ऐसा करें, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करें, और ऑनलाइन स्टोर में अपने चैट का ऑप्शन ज़रूर रखें कि अगर किसी को
किसी प्रोडक्ट के हवाले से कुछ पूछना है तो वो डायरेक्ट चैट पे आ जाए। तो जितना